Good morning students. Today we will study about demonetization, विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी, जिसे हम हिंदी में नोटबंदी कहते हैं. Today in this lecture we will study what is demonetization, what are the causes of demonetization, what is the effects of demonetization on country, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन ऑन द इकोनॉमी. अर्थात आज के इस लेक्चर में हम नोटबंदी क्या होता है, नोटबंदी का असर कंट्री पर क्या पड़ता है और नोटबंदी क्यों की जाती है, नोटबंदी हमारी कंट्री में कब हुई थी, साथ ही साथ नोटबंदी का असर हमारी कंट्री की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, ये सब आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डीमोनेटाइजेशन. Demonetization is the withdrawal of a particular form of currency from circulation. It is a process by which a series of currency will not be legal tender. The series of currency will not acceptable as valid currency. अर्थात विमुद्रीकरण या नोटबंदी एक आर्थिक गतिविधि है जिसे हम नोटबंदी के नाम से ही पुकारते हैं. विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा यानी नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करती है यानी बैन कर देती है. यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बाद उस नोट या करेंसी का लीगल टेंडर नहीं होता है, यानी वो जो करेंसी है या जो नोट है वो लीगल नहीं माना जाता है और वो मार्केट में या बैंक में कहीं पर भी एक्सेप्ट भी नहीं होता है. अर्थात हम कह सकते हैं कि बैंड होने के बाद, प्रतिबंधित होने के बाद में उस करेंसी की कोई कीमत नहीं रह जाती है. उस करेंसी से हम कुछ खरीदी भी नहीं कर सकते, कुछ सेल भी नहीं कर सकते हैं, कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं. और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद अगर हम उस करेंसी को कलेक्ट करते हैं या फिर हम उसका सप्लाई करते हैं तो वो एक अपराध माना जाता है. जिस दिन डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर होता है उसी दिन से करेंसी वैलिड नहीं मानी जाती है, बट गवर्नमेंट कुछ पीरियड टाइम देती है जिसके अंदर हमें वो सारी करेंसीज जो बैंड हो गई हैं उनको बैंक के अंदर जमा करना होता है. अर्थात जो मुद्रा है उस पर अगर प्रतिबंधित हो गई है यानी करेंसी जो है वो बैंड हो गई है तो सरकार कुछ सीमा निर्धारित करती है, उसके अंदर जो पब्लिक है उसको जाकर नोटों मतलब पब्लिक को बैंक के अंदर जाकर नोटों को बदलकर उतनी ही करेंसी जो चल रही है वो करेंसी में लेकर आना होता है. और जो करेंसी बैंड हुई है उसके लिए अगर गवर्नमेंट ने जो पीरियड टाइम दिया है उसके अंदर अगर हम कोई भी करेंसी चेंज नहीं करवाते हैं तो बैंक भी फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो नोट सारे रद्दी के समान कागज़ के टुकड़े बनकर रह जाते हैं. यहाँ समझ में आ गया कि हमें डीमोनेटाइजेशन क्या होता है. अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड ऑन डीमोनेटाइजेशन. On 8th November 2016, Government of India had announced that from today onwards, rupees 500 and 1000 rupees note will not be a legal tender. मीन्स क्या हुआ, 8 नवंबर 2016 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया था कि उस टाइम से 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे वो लीगल नहीं माने जाएंगे यानी वैलिड नहीं होंगे, उन पर बैन लगा दिया जाएगा. मीन्स दैट 500 and 1000 rupees notes will not be accepted by anyone except the organization declared by the government. अर्थात 8 नवंबर से जब 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे कहीं पर भी, कुछ ही
पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसेस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जहाँ पर वैलिड माने जा रहे थे। वहाँ जाकर हम अपने 500 और 1000 रुपये के नोट को चेंज कर सकते थे। Public can deposit and change the currency from the banks and post office till 30th December 2016। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक में जाकर हमको इसे चेंज करना था, उस 500 और 1000 की करेंसी को चेंज करके हमें 30 दिसंबर तक एनी हाउ हमारे सारे नोट्स, सारी करेंसीज को सेम अमाउंट पर चेंज करके लाना था। जो करेंसी 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ इनकी चल रही थी उनमें चेंज करके लाना था। गवर्नमेंट ने इसके लिए 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक का टाइम डिक्लेयर किया था, जहां हम पेट्रोल पंप और कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किए हुए थे और बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, यहाँ से जाकर हम अपनी करेंसी को चेंज कर सकते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन? देयर कैन बी मेनी कॉजेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन एनी इकोनॉमी सच इज ब्लैक मार्केटिंग, करेंसी स्टोरेज, करप्शंस, फेक करेंसी इन द इकोनॉमी एक्सेट्रा। अर्थात डीमोनेटाइजेशन करने के, नोटबंदी करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग बहुत होने लगी थी, करेंसी का स्टोरेज होने लगा था, करप्शन बहुत हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, फेक करेंसी बहुत आ रही थी, मतलब नकली नोट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इन सब को रोकने के लिए जो भारत की सरकार है उनने डीमोनेटाइजेशन किया, यानी नोटबंदी की और फिर उसके बाद में नए नोट प्रचलित किए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नोट हमारे बैंड हुए थे और उनके बदले में कौन से चेंजेस आए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 500 और 1000 के नोट हैं जो बैंड हो चुके हैं। ठीक है, और उनके बदले में 500 और 2000 के जो नोट हैं वो चेंज होकर आए हैं। ठीक है, तो अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो करंट में नोट एक पिंक कलर का है और एक ग्रीन कलर का नोट है। जो 500 का करंट नोट है वो ग्रीन कलर का है और पिंक कलर का 2000 का नोट आया है, जो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज करने के बाद में रन किए। अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस of demonetization in India means attack on black money holders। कैसे हुआ? People who possess huge amount of black money in hard case are at a complete loss now. If a black money holder want to deposit money in bank account, then he or she has to show ID। अर्थात जो लोगों ने ब्लैक मनी कलेक्ट करके रखी थी, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके अपने पास में रख रखा था जो ह्यूज अमाउंट था, और उनको तो प्रॉपर या कम्प्लीटली लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा था। अब अगर वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहें तो उनको उस अमाउंट का प्रॉपर डिटेल शो करनी पड़ेगी, यानी आईडी शो करने पड़ेंगे। आपको वो पैसा कहाँ से आया ये सब कुछ गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और टैक्स उनने उस पेमेंट का करा नहीं है, इसलिए उन्हें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, जिससे उनको बहुत लॉस होगा। इसीलिए वो पूरी तरह से ही कम्प्लीटली लॉस में चले गए। जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग बहुत कर रखी थी उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। प्रोसेस डीमोनेटाइजेशन in India and of tourist funding. Huge sum of money, especially in hard case in the demonetization of rupees 500 and 1000 was used to fund Islamic tourist nationalities, etc. Now these organizations will suffer from shortage of fund. Most of these tourist magist organization used
these fund for buying arms and weapons. Buying arms is an extremely difficult task now after this ban. अर्थात जो टूरिस्ट हैं उनको भी फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। जो नक्सलिटीज़ थे, जो आतंकवादी थे हमारे यहाँ, उन लोगों को भी फंड्स के लिए प्रॉब्लम या शॉर्टेज फी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो टूरिस्ट थे या जो नक्सलिटीज़ थे वो लोग भी 500 और 1000 के नोट्स का कलेक्शन बहुत रखा करते थे। इसीलिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत शॉर्टेज सफ़र करना पड़ा था। इनमें से कई जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तो वेपन्स और जो आर्म्स थे उन सबको खरीदने के लिए यूज़ किया करते थे। इस मनी का यूज़ वो आर्म्स, वेपन्स इन सब का खरीदने के लिए यूज़ किया करते थे, जो हमारी कंट्री को नुकसान करने के लिए उन्हें बेनिफिशियल होते थे। जब बैंड हुए ये नोट्स तो उनको भी ये डिफ़िकल्टी और टास्क फेस करने पड़ा। जब ये नोटबंदी हो गई तब फिर उन्हें भी वेपन्स और आर्म्स खरीदने में डिफ़िकल्टी होने लगी। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन करने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो हमारे आर्मीज़ थी वो वेपन्स और आर्म्स को खरीदती थी, बट उसके साथ साथ जो हमारे एनिमीज़ हैं वो भी हमारे कंट्री के लिए वेपन्स और आर्म्स को खरीदती थी, और साथ ही साथ जो 500 और 1000 के नोट्स हैं उनको कलेक्ट करके भी रखती थी, ताकि इन फ्यूचर उन्हें जब ज़रूरत हो तो उसका यूज़ कर सके। अब जब नोटबंदी हो गई तो फिर इन नोट्स का कलेक्शन करके रखने का कोई मतलब नहीं था, और फिर अगर वो जमा करते हैं तो उसमें उन्हें आईडी शो करनी होगी, तो वहाँ पर भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशंस। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी इन द मार्केट, अ शॉर्ट टर्म कॉस्ट पुश inflammation will occur. The price of gold has already become sky high. Price of vegetables and fruits have also soared, burdening the common man. अर्थात मार्केट में डीमोनेटाइजेशन के कारण यानी नोटबंदी के कारण मार्केट में मनी का शॉर्टेज हो गया था, जिससे जो कॉस्ट थी उसने इन्फ्लामेशन ऑकर हो गई थी, यानी इन्फ्लामेशन पैदा हो गई थी। जैसे गोल्ड की प्राइस जो है वो ऑलरेडी हाई रहती है और उस टाइम पर और ज़्यादा हाई होने लग गई। जो वेजिटेबल्स थे, जो फ्रूट्स थी, उनकी डिमांड तो रहती है और उनकी प्राइस और हाई होने लग गई, और इन सब का बर्डन या शॉर्ट जो था वो सब किसको फेस करना पड़ा? कॉमन मैन को। इस तरह से डीमोनेटाइजेशन होने के कारण शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन हो गया था, जिससे मार्केट में बहुत सारी कहीं तो मंदी और कहीं तेज़ी आ गई थी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। The effects on demand. The overall demand is expected to be affected to an extent. The demand in following area is to be impacted, particularly consumer goods, real estate and property, gold and luxury goods, automobiles, colony to a certain limit. अर्थात डीमोनेटाइजेशन के कारण जो डिमांड्स है वो तो सभी जगह एक्सटेंड हुई थी, बट कुछ पर्टिकुलर जो एरिया थे वहाँ पर ज़्यादा हुई थी। जैसे कंज्यूमर गुड्स जो डेली की नीड्स हैं उनमें उनके ऊपर, या कंज्यूमर के जो डेली नीड्स की जो गुड्स हैं उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी पर जो
था उन पर भी जल्दी से इफ़ेक्ट पड़ा। गोल्ड एंड लग्जरी गुड्स जो थे, जो गोल्ड है या हाईली जो गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे सिल्वर, प्लैटिनम या एग्रीकल्चर के कोई बड़े बड़े प्रोडक्ट जिनकी वजह से हम एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। ऑटोमोबाइल्स जैसे मोबाइल वगैरह है या मोबाइल एसेसरीज़ हैं, उन सब पर भी डिमांड का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। आगे हम देखते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑन प्राइजेस। Price level is expected to be lowered due to moderation from demand side. This demand-driven fall in price could be understood as follows. अर्थात प्राइस लेवल जो था वो एक्सपेक्टेड था कि वो लो होगा क्योंकि मार्केट ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा था। ड्रिवन अर्थात जो डिमांड है उसका जो साइड है, यानी जो डिमांड साइड है वो भी लो हो गई क्योंकि लोगों के पास में इतनी इकोनॉमी नहीं रही थी, तो इतना डिमांड भी लोग नहीं कर पा रहे थे। और ये अंडरस्टूड था कि जैसे जैसे प्राइस लेवल कम होगा, यानी प्राइस लेवल एक्सपेक्टेड होगा कि वो लो होगा, वैसे ही डिमांड साइड से भी ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा, यानी डिमांड भी कम हो जाएगी। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल ओनली मार्जिनली ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन इन डिमांड। अर्थात जो कंज्यूमर गुड्स में चेंज आए थे वो एक्सपेक्टेड थे क्योंकि जो एकदम से मॉडर्नाइजेशन हुआ या डिमांड हुई है या चेंजेस आए हैं, उससे कंज्यूमर गुड्स की प्राइस में भी एक्सपेक्टेशंस थी कि चेंजेस आएंगे। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ में प्राइस इन दिस सेक्टर आर लार्जली एक्सपेक्टेड टू फॉल स्पेशली फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। अर्थात रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी लार्जली फॉल आया, मतलब बहुत बड़ा फॉल आया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ स्पेशली सेल में जो थी वो रुक गई या फिर जो खरीदी थी उसमें भी रुक गई क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के कारण जो नोट थे वो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑन जीडीपी। द जीडीपी formation could be impacted by this measure with reduction in the consumption's demand. Moreover, this expected impact on GDP may not be significant as some of these demand will only be deferred and re-enter the stream once the cash situation become normal. अर्थात डिमोनेटाइजेशन का असर जीडीपी पर भी पड़ा, जिसका इफ़ेक्ट मेज़र किया जा सकता था ऑन कंजम्पशन डिमांड। अर्थात जो कंजम्पशन डिमांड थी उसके मेज़रमेंट के इफ़ेक्ट से या उसकी वजह से हमें पता चला कि जो जीडीपी फॉर्मेशन हुआ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। और ये इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड था कि जब तक जीडीपी स्टेबल नहीं होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जब तक कि कैश या मार्केट की कंडीशंस हैं वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक जीडीपी स्टेबल नहीं होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जो नोटबंदी है वो कब कब हुई। हमारे यहाँ नोटबंदी 2 बार हुई है। पहली बार 1978 में हुई थी, जब भी 1000 रुपये और 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट विमुद्रीकरण हुए थे, यानी नोटबंदी प्रतिबंधित हुए थे। नोट जो थे वो 5000, 1000 और 10,000 के नोट प्रतिबंधित यानी बैन हो गए थे। उसके बाद दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को
हुई जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट बैंड यानी प्रतिबंधित करने की उसी रात 12 बजे से बंद करने की घोषणा की गई थी। पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तो उसकी घोषणा श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे 1978 में, तब उन्होंने की थी और उस टाइम पर 1000, 5000 और 10,000 के नोट प्रतिबंधित हुए थे। जबकि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो उस नोटबंदी की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और सेकंड नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से बंद करने की घोषणा की गई थी। इस तरह ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।